पढ़ लिया आप लोगों ने? घर से पढ़ के आए? ठीक है। आज थोड़ा एनसीईआरटी से हट के कुछ चर्चा करें जो समस्या आ रही है बार बार लोगों को। टाइम मैनेजमेंट इस पे नहीं है। ठीक है, ये बहुत बड़ी समस्या है आप लोगों के लिए। ठीक है, और इसका सबसे बड़ा कारण पहले जान लीजिए तो सलूशन आपको जानने में आसानी होगी। कारण है कंफ्यूजन। ठीक है, आप पूरी तरह से कंफ्यूज हो, करने के आए हो यहाँ पे। अब मैं इसको इलेबरेट करूं तो अभी समझ में आ जाएगा आपको। पहले दिन भी मैंने बोला था कि कुछ लोग यहाँ पढ़ने आए हैं, स्टडी करने। पढ़ने का मतलब क्या होता है? क ख ग से लेके पूरा गुरुजी पढ़ाएंगे, हम पढ़ेंगे। कुछ लोग यहाँ प्रिपरेशन करने आए हैं, तैयारी करने आए हैं। तैयारी करने का क्या मतलब है? अच्छी कोचिंग ले लिया, बहुत सारा मटेरियल भर लिया, पूरा कमरे में पैक कर लिया और लगे हुए। क्या ही कर रहे हैं कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, और कुछ लोग होते हैं जो सिलेक्शन लेने आते हैं। तो अभी आप लोग किस वाले में हो? प्रिपरेशन वाले में। ठीक है, कुछ लोग पढ़ने वाले में हैं अभी भी, और कुछ लोग प्रिपरेशन वाले में हैं। सिलेक्शन वाले में आ ही नहीं रहे हो, पता नहीं क्यों। और मैं पहले दिन से बार बार बोल रहा हूं कि सिलेक्शन अगर आपको लेना है, सीधा बैठिए, नींद आने लगेगी वैसे। सिलेक्शन अगर आपको लेना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले तो आपको पता हो कि करना क्या है। ठीक है, एक प्रॉब्लम सबको आ रही है, सर ये पढ़ते हैं तो लगता है टाइम किल हो रहा है, क्लास करते हैं तो लगता है टाइम किल हो रहा है, आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो लगता है टाइम किल हो रहा है, टेस्ट देने आते हैं तो लगता है टाइम किल हो रहा है। और क्या चाहते हैं कि घर में बैठ के पढ़ लेते, जल्दी से जल्दी पूरा ख़त्म कर लेते। तो 1 मिनट के लिए बस आप खड़े होकर अपने छत पे और देखिए इस भीड़ को। इसमें हजारों लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनका पूरा सिलेबस 2 साल 3 साल पहले से ख़त्म हो चुका है। हैं कि नहीं ऐसे लोग? यहाँ भी नहीं तो मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर चले जाइए, आपको पूरी भीड़ मिलेगी जिनका सिलेबस पूरा ख़त्म हो चुका है कई साल से, और वो रिवीजन भी कर चुके हैं, बार बार पढ़ चुके हैं, सब कुछ आता है उन्हें, आपसे ज़्यादा आता होगा। ठीक है, हो सकता है यहाँ भी कोई हो जिनके कुछ पार्ट ख़त्म हो गए हो, जैसे मान लीजिए किसी की ज्योग्राफी ख़त्म हो गई हो या हिस्ट्री ख़त्म हो गया हो। तो क्या आप मान रहे हैं कि हम हिस्ट्री का पेपर अगर देने जाएं या हिस्ट्री जनरल स्टडी का सारा पेपर अगर हमें मिल जाए तो हम इस लायक हैं कि यूपीएससी हमको इवेलुएट करके बुला लेगी? कोई है जिसका सब खत्म हो गया? कोई पोर्शन खत्म हुआ है? आप हैं मान लीजिए, तो हिस्ट्री हो गया है मान लीजिए आपका, तो आपको लगता है कि हो जाएगा? तो मैं उसी दिन से बार बार समझा रहा हूं कि टाइम किल नहीं हो रहा है आपका। आप समझ नहीं पा रहे हो कि हमें प्रायोरिटी क्या देनी चाहिए, किस चीज़ को। दूसरा चीज़ ये कन्फ्यूजन होता है कि हम आंसर राइटिंग शुरू कहाँ से करें। तो वही तो मैं एनसीईआरटी के थ्रू सिखा रहा हूँ आपको कि सबसे पहले प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करना सीखिए। आप ऑब्जर्व ही नहीं किए तो फिर प्रॉब्लम तो रहेगी। और ये टाइम कम कैसे होगा? अब इस पे आते हैं कि अभी आपको आंसर राइटिंग लिखने में 3 घंटे लगते हैं, तो वो 3 घंटे 15 मिनट में कैसे कन्वर्ट होगा? क्या आप पहले दिन गए थे स्कूल में, जब पहले बचपन में छोटे थे, जब याद हो तब से, तो पहले दिन सब सीख गए थे क्या?
टाइम लगा था कि नहीं लगा था? इवन ABCD सीखने में भी 1 साल लग गया होगा बचपन में, अभी नहीं। तो टाइम अगर उसमें लग रहा है तो लगने दो ना, क्या दिक्कत है? अभी आप 3 घंटे दे रहे हो, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो क्या हो जाएगा, 15 मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। और एक बार आपको लिखना आ गया तो वही तो हर सब्जेक्ट में करना है, तो फिर दिक्कत कहाँ है? करने क्या आए हो यहाँ पे? यही तो सीखने आए हो कि खाली पढ़ने आए हो? खाली कि बुक ले लिया, पढ़ लिया पढ़ लिया पढ़ लिया, खाली पढ़ने आए हो? और आपका सिलेक्शन मैं बार बार कह रहा हूं कि मेंस और इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। प्रीलिम्स तो बस सेग्रीगेशन का एक माध्यम है, छांटने का एक तरीका है। तो जब लिखना ही नहीं आ रहा है, इंटरव्यू ही देना नहीं आ रहा है, समझ में ही नहीं आया, प्रेजेंटेशन ही नहीं है आपके पास, तो सीखना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? क्योंकि आज तक आपको कहीं सिखाया नहीं गया है, आज तक केवल पढ़ना सिखाया गया है हर जगह। तो इसको सीखने में क्या टाइम नहीं लगेगा? तो ये टाइम लग रहा है तो दिक्कत क्या है आपको? क्या आपको ऑफिस जाना है? क्या आपको शॉपिंग करनी है? दिक्कत क्या है? अगर समय लग रहा है तो लगने दीजिए। आज नहीं लगेगा तो 5 साल बाद लगाओगे, 5 साल बाद नहीं तो 10 साल बाद लगाओगे, अगर यहां रहे तो ठीक है। लेकिन जब तक नहीं लगाओगे तब तक सीखोगे नहीं, और नहीं सीखोगे तब तक सिलेक्शन होगा नहीं। तो जी इतना बड़ा सत्य जब जानते हो तो फिर गलती क्यों कर रहे हो भाई? सिखा रहे हैं, सीख लो। आपको गाइडेंस के लिए भी तैयार हैं, हम कर रहे हैं कि आप इस तरह से करोगे टाइम कम हो जाएगा। जैसे अभी इन्होंने लिखा था बायोटेक्नोलॉजी वाला क्वेश्चन, एक लिखा था कि एग्रीकल्चर में किस तरह से फार्मर्स का लिविंग स्टैंडर्ड जो है बायोटेक्नोलॉजी उठा सकती है, ठीक है। तो मैंने उसी दिन से बताया था कि ये क्वेश्चन नहीं है, पहले तो ये देखिए कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, क्या जानना चाहती है यूपीएससी आपसे? बायोटेक्नोलॉजी बता पाओगे? है इतना आता आपको बायोटेक्नोलॉजी? अगर उनको जानना ही होगा तो नीति आयोग में बैठे हुए हैं स्पेशलिस्ट उसके लिए भाई, है कि नहीं? ले लेंगे उनको। वो क्या जानना चाहते हैं कि प्रॉब्लम को आप समझ पाते हो कि नहीं पाते हो, डायमेंशन आपके पास है कि नहीं उसने। तो बायोटेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर में, तो पहले तो हमें एग्रीकल्चर जैसे ही क्वेश्चन मिला तो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए? सीधे टूट पड़ो आंसर देने के लिए नहीं। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन सिखाया था ना मैंने, आपने ऑब्जर्व क्या करना था? किसको? एग्रीकल्चर को ऑब्जर्व करिए कि उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, तभी तो बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके उसका सलूशन दोगे भाई। समझ आ रही है कि नहीं बात? तो आपने इमेजिन किया बैठ के आधे घंटे, 20 मिनट, 25 मिनट, तो कई डायमेंशन आपको दिखाई देंगे। जितने आ रहे हैं पहले उतने को तो लिखो, तब तो हम उसमें 2 पॉइंट बढ़ाएंगे। समझ आ रही है बात? और मैं उस दिन भी बताया था कि 1 पॉइंट भी अगर ज्यादा किसी ने लिखा तो सिलेक्शन उसका होगा, आपका नहीं होगा। तो सोचने से ही तो आएगा। और एक बार आपने फॉर्मेट, प्रॉब्लम्स कैसे आती है और क्या सलूशन होता है, इसका फॉर्मेट सीख लिया, तो फिर हम चाहे वो एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम पूछें, चाहे डिफेंस सेक्टर की प्रॉब्लम पूछें, चाहे वो आप इंडस्ट्रियल सेक्टर की प्रॉब्लम पूछें, चाहे सर्विस सेक्टर की प्रॉब्लम पूछें, इंफॉर्मेशन ही तो बदलेगा, डायमेंशन बदल जाएगा क्या? समझ आ रही है कि नहीं बात आपको? तब टाइम क्या हो जाएगा आपका? 15 ही मिनट लगेगा ना, और इंफॉर्मेशन तो आपके पास भरी पड़ी है, क्लास कर ही रहे हो, नोट्स होगा ही, सब कुछ है, इंफॉर्मेशन डाल दो, बस इंफॉर्मेशन बदलेगी, डायमेंशन वही रहेगा। तो टाइम कम हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन पहली बार में अगर चाहो कि नहीं 15 मिनट में ही लिख के हम एकदम सितारे हिंद हो जाएं, तो ये तो संभव नहीं है, ठीक है। क्योंकि किसी भी चीज में, किसी भी प्रोसेस में टाइम लगता है, और प्रिपरेशन एक प्रोसेस है, और सबसे बोरिंग प्रोसेस है। किसी भी चीज का सबसे बोरिंग प्रोसेस होता है, जो होता है वही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप क्रिकेट की भाषा में सीखो तो मैन ऑफ द मैच होना सबको अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिस किसको अच्छी लगती है? कोई है जो प्रैक्टिस को एंजॉय करता होगा? प्रैक्टिस तो मजबूरी में ही करता है सब कोई, लेकिन जो प्रैक्टिस नहीं करेगा क्या वो मैन ऑफ द मैच बन जाएगा? है संभव?
तो उस एक दिन के लिए, जिस दिन आपका स्वागत होगा, जिस दिन आप ही आप होगे अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने शहर में, न्यूज़पेपर में, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये बोरिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा आपको। और अगर नहीं तो फिर दूसरे की फोटो देखते रहना, कोई बात नहीं। हर साल तो निकलता ही, किसी न किसी का फोटो तो आएगा ही, है ना। और हर साल आप पे एक प्रेशर बढ़ता चला जाएगा कि बेटा तुम क्या कर रहे हो, या बिटिया तुम क्या कर रही हो। आएगा कि नहीं आएगा? कोई अंबानी के घर का तो है नहीं कि कोई बात नहीं, चलो बेटा ये वाला बिजनेस उठा लो तुम। समझ आ रही है एक बात? लड़कियां हैं तो शादी कर दी जाएगी, लड़के हैं तो उनकी भी हो जाएगी, फिर झेलो लेके। तो अगर सिलेक्शन लेना है बेटा, तो यहां पे टाइम आपको इस सेक्शन पे तो देना ही पड़ेगा, प्रैक्टिस वाले सेक्शन पे। और यहां कहीं दिक्कत आ रही है तो बार बार मैं कह रहा हूं, मैं बैठा हूं उसके लिए, ठीक है। जब आप 4 डायमेंशन लेके आओगे तो 2 डायमेंशन मैं बता पाऊंगा, ठीक है। अभी मैंने जोड़ा था ना उसमें कि वो आपका छूट रहा है, तो 1.5 घंटे में इन्होंने लिखा, फिर भी इनके पास 2-3 डायमेंशन छूट गए थे। अब आप ये सोचो कि मैं पढ़ लूंगा और डायरेक्ट वहां जाके लिखाऊंगा, तो उसमें तो जो याद करके जाओगे उसमें से भी 2 डायमेंशन भूल जाओगे। तो इसलिए मैं आपका टाइम कम करवाना चाहता हूं, बर्डन कम करवाना चाहता हूं, लेकिन आप फिर वही बर्डन में घुस जा रहे हो बार बार कि नहीं, आपको प्रीलिम्स अभी देना ही नहीं है, घटना चक्र सॉल्व कर रहे हैं कल से। मैपिंग बोला था, छोड़ दिए। क्या मैपिंग से क्वेश्चन नहीं आते? और मैंने जोड़ के बताया था कि मैपिंग कहां कहां काम आती है। तो आप कम समय में ज्यादा प्रोडक्टिव बनने वाले क्यों नहीं बनना चाहते? समझ आ रही है बात? मैपिंग हम क्यों करा रहे हैं? कुछ रीजन होगा ना उसका, क्योंकि मैपिंग से आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है, ज्यादा डायमेंशन को टच कर पाओगे, इसलिए मैं उसको करा रहा था। तो वो ओवरऑल जो घटना चक्र पड़ गए, जितना फायदा आपको नहीं हुआ होगा उससे ज्यादा होगा, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा है कि अभी जितना टाइम आप प्रैक्टिस पे दे रहे हो, उसको ये मत समझना ये इन्वेस्टमेंट है आपका, ये टाइम किल नहीं हो रहा है बेटा। और यहां पढ़ने आए हो, केवल पढ़ो बस। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा हो सके उतना करो, तभी इंप्रूवमेंट होगा। दूसरा कोई शॉर्टकट सॉल्यूशन है ही नहीं, और नहीं तो फिर जो करना है करो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, बाकी और कोई कंफ्यूजन होगा तो पर्सनली मिल के आप बात कर सकते हैं। चैप्टर का नाम है अर्लीस्ट सिटीज। तो उस दिन हम लोगों ने बात किया था कि सिटीज जो है उसमें वर्क क्या होता है, किसके बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं हम लोग, शहरों को और गांवों को कैसे अलग करते हैं, किस बेसिस पे। तो मेनली हम लोग अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी के बेसिस पे अलग करते हैं कि शहरों में प्राइमरी सेक्टर पे वर्क ज़्यादा होता है, जिसमें कृषि और पशुपालन आते हैं, ठीक है। और शहरों में क्या होता है, सेकेंडरी वर्क ज़्यादा होता है, जिसमें कि ट्रेड एंड सर्विस सेक्टर जो होता है वो ज़्यादा होता है, यानी कि व्यापार और सेवा क्षेत्र का जो होता है वो ज़्यादा विकास होता है। तो इस बेसिस पे हम लोग मोटा मोटी क्लासीफाई कर लेते हैं। ये तो पता ही है आपको, तो फिर पढ़ें क्यों ये हड़प्पा 4700 ईयर्स एगो, क्यों पढ़ना हमें? क्योंकि फिर हम उसी क्वेश्चन पे आएंगे, बार बार आएंगे, जब तक आप लोग सुधरोगे नहीं तब तक आएंगे कि हम क्यों पढ़ने जाएं इसे। हम तो इंटेलिजेंट हैं, हम तो ग्रेजुएट हैं, 6th क्लास की एनसीईआरटी, और वो भी हम बनने जा रहे हैं डीएम साहब। हम क्यों पढ़ने जाएं भाई? क्यों कह रही यूपीएससी? क्या कारण होगा जिसको वो इंडस वैली सिविलाइजेशन हमसे जानना चाह रही है, उसके बारे में बताना चाह रही है? आप बताइए मैम, आपने सोचा था इस पॉइंट पे? जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं उस पे आपने सोचा था कि मैं क्यों पढ़ूं इस चैप्टर को? ठीक है, पढ़ा था, सोचा ही नहीं।
तो छठी में भी पढ़ा था, 6 क्लास में पढ़ी होंगी ना, तब भी नहीं सोचा, अब भी वही बाल। सोचना चाहिए कि नहीं चाहिए? कोई भी आएगा कुछ भी कह देगा, पढ़ लोगे, और यही कर रहे हो। अभी मार्केट में एक ट्रेंड चलेगा, फला की टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन आते हैं, 4 पेपर उठा के ला घर में रख लोगे। अभी कोई आएगा, अरे उसकी नोट से तो इस बार आया था बहुत, उसकी नोट्स फोटो स्टेट मिल रही होगी, उठा के लाके रख दोगे। यही करते हो ना, सोचते क्यों नहीं हो? आप बताओ सर, क्यों पढ़ा जाए इसको? तो ये तो आज के बारे में आपको काम हड़प्पा में करना है कि अभी करना है? आज के टाइम पे करना है ना, तो कंटेम्प्रेरी पढ़ा देते। कंटेम्प्रेरी जो है आज के टाइम का पढ़ा देते, आज ही पे काम करना है ना। अच्छा ठीक है, अभी देखते हैं, आप बताइए। चलिए यहीं से शुरू कर लेते। बहुत कुछ सीख सकते हैं। अभी तक आपने ये बात सोचा था? जब पढ़ा होगा ये चैप्टर तो सोचा था कभी? अच्छा, पहले नहीं सोचा था। चलिए कोई बात नहीं, अभी आते हैं। आप बताओ, काहे पढ़े? तूने पढ़ा ही नहीं है कह रही हो, तो मैंने चैप्टर कब कहा पढ़ने? मैं पूछ रहा हूं हम लोग पढ़े क्यों, वही तो मैं कह रहा हूं। नहीं पढ़ी और अच्छी बात है, पढ़े ही क्यों? तो बोल तो रहे हैं यहीं से शुरू कर लें गलतियां अपनी। ये 4700 साल पहले जाकर के सीख रहे हैं हम बिना मतलब का। हाँ, तो क्या करोगे जान के उसे? काम आपको किसके लिए करना है? इंडस वैली सिविलाइजेशन वालों के लिए कि आज के लोगों के लिए? तो उसको जान के क्या करोगे? कैसे रहते थे? रहते होंगे कैसे भी। अब तो सिविलाइजेशन है भी नहीं, है ना, अब तो है भी नहीं। 6 क्लास में पढ़ा दिया गया, ठीक है आप अपने थोड़ा सा सिविलाइजेशन वगैरह बारे में जान लो, वहाँ ठीक था, समझ में आ रहा है। अब क्या जरूरत है भाई आपको? ठीक है, तो उस समय सिविल इंजीनियर बढ़िया होते थे, आज तो सिविल इंजीनियर नहीं बढ़िया है। अमेरिका में जाके देखो, समुद्र पे पुल बना दिया, कहाँ कहाँ कर दिया। हाँ, क्या मिलता है? मिलती जुलती प्रणाली है। चलिए, एयरफोर्स तो नहीं थी उस समय। रुक जाइए, आ रहे हैं। हाँ, हम इतिहास के बारे में आपसे पूछे, हम कह रहे हैं ये चैप्टर हम क्यों पढ़े बस। हाँ, देखो अभी ठीक है, बढ़िया है, किसी का खराब नहीं है। मैं कह रहा हूँ यही काम तुम लोग घर पे कर लिए होते तो अभी ये कन्फ्यूज़न नहीं होता ना। हर चैप्टर पढ़ने से पहले हर एक वेल एडुकेटेड पर्सन कौन होता है? जो लॉजिक के साथ वर्क करता है। और दिखाया था ना यूपीएससी को कौन चाहिए? बस पढ़े जा रहे, ये है तो पढ़ लिया, ये है तो पढ़ लिया। लॉजिक के साथ पढ़ोगे तो ये चैप्टर बैठे दिमाग में भी बैठेगा, भूलेगा नहीं कभी। समझ आ रही है? जिस्ट निकालना आसान होगा, सारांश निकालना उसका आसान होगा कि क्या हमको लेना है और क्या छोड़ देना है। आ रही बात समझ में? इंटरेस्ट भी आएगा।
नहीं तो कितना टाइम लगता है? पूरी एनसीईआरटी आपकी 6 क्लास की 15 मिनट से ज़्यादा की है ही नहीं। पढ़ने में आपको, बड़े हो गए हो, स्पीड अच्छी है, पढ़ जाओगे, क्या ही दिक्कत है। चलिए ठीक है, इतना तो समझ में आया कि थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ है कि क्यों पढ़ा जाए। अब ये बताइए, यूपीएससी आपसे इस चैप्टर से क्वेश्चन देगी तो आप में क्या ढूंढ पाएगी? वो उससे क्या ढूंढना चाहेंगे इस क्वेश्चन के माध्यम से जो आप प्रेजेंट करोगे अपनी कॉपी में? मैंने बोला था ना, मेंस किसका टेस्ट होता है? इनडायरेक्टली आपका टेस्ट, और पर्सनालिटी इंटरव्यू जो होता है, पर्सनल इंटरव्यू जो होता है, वो डायरेक्ट आपका टेस्ट होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो क्या जानना चाहेंगे आपसे, आपके बारे में क्या जानना चाहेंगे? जी, सोसाइटी को कैसे डेवलप कर सकते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में बताइए। मेरे नहीं, व्यवहार के बारे में। व्यवहार के बारे में कैसे पता चलेगा? एग्जाम्पल लेके बताइए। ये कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो आपको ये किताब पढ़ने की जरूरत है, ये आपको पता होना चाहिए ऐसे ही। कोई एग्जाम्पल लेके बताओ जैसे। चलो तब तक सोचो, आप बताओ। तो इससे आपके एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल, किस एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल का पता चलता है? कौन सी प्रशासनिक क्षमता का पता चलता है? एक मिनट, उनको बता लीजिए, आ रहे हैं आप ही पे। जी, सोशल, कौन सी प्रशासनिक क्षमता आप में है, किसका पता चलेगा ये बताइए। अपनी कॉपी में वही लिखना है आपको, वही भेजना है। तो कौन सी प्रशासनिक क्षमता का पता चलेगा? सोचा था कभी इस एंगल से भी एनसीईआरटी पढ़ना होता है? और यही एंगल है पढ़ने का। जब आप आंसर लिख के भेज दोगे तो वो आंसर की तरह चेक करके आपको बाहर भी कर देंगे, लेकिन उन्हें तो आपको जज करना है, आप उसमें हो कि नहीं। तो आपकी कौन सी स्किल उसमें जा रही है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेंस का क्वेश्चन लेके हम डील करेंगे उसको, ठीक है, बताएंगे। अभी हम थोड़ा एक क्वेश्चन और करते हैं। ये क्वेश्चन मैं बार बार आपसे इसलिए कह रहा हूं कि आपके दिमाग का डायमेंशन खुले कि ये भी बात होती है, ऐसे भी सोचा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी मैं किसी के जवाब को सही या गलत नहीं कर रहा हूं, लेकिन अभी 1-2 महीने के बाद ये प्रोसेस शुरू होगा कि कौन सही बोल रहा है और कौन गलत बोल रहा है। अभी तो बोल रहे हैं आप, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि अभी मैं सही गलत करने लगूंगा तो अगले दिन से चुप हो जाओ, बोलोगे ही नहीं। ठीक है, तो पहले तो आप बोलना सीख लो, फिर उसके बाद अब उसमें करेक्शन और बाद में सीक्वेंसिंग। ठीक है, इस पे आएंगे हम लोग। तो बताइए जरा, आपने सभ्यता और संस्कृति का नाम लिया, बहुत बड़ा बड़ा शब्द था, क्या डिफरेंस होता है दोनों में? सोनू जी। हमने तो डिफरेंस पूछा था। देखो, जब आंसर दिया करो तो ये भी समझा करो कि क्या बोल रहे हो। अंतर पूछा है ना, बोलो। हो सकती है या है? अच्छा, सभ्यता? तो अंतर कहाँ रहा दोनों में फिर? अच्छा, हो गया। चलिए अब अगला कोई और बताए।
ये है सभ्यता और ये है संस्कृति, ये कहना चाह रहे हो? ठीक है, आप बताओ। संस्कृति बन जाती, ठीक है। चलिए आप अपनी राय दें सर। हाँ, ठीक है। देखिए कई जवाब आए आपके सामने, ठीक है, आप बताएं मैम। नहीं बोले तो इतना इनफॉर्मल भी ठीक नहीं है। हाँ हम्म, चलिए ठीक है, देखते हैं। देखिए बेसिकली क्या है, एक लाइन में जब आप अंतर बताइएगा तो सबसे पहला पॉइंट जो बताइएगा इसमें वो ये बताइएगा कि जो संस्कृति है उसे हम महसूस करते हैं, ठीक है, और सभ्यता को हम देख सकते हैं, ठीक है। सभ्यता के जो तत्व हैं उनको हम देख सकते हैं, यानी कि एक मूर्त है, अगर और अच्छे शब्द में बोलें तो एक मूर्त है और एक अमूर्त है। कौन मूर्त है? सभ्यता। लेकिन संस्कृति अमूर्त होती है, जिसको देखा नहीं जा सकता है, ठीक है, महसूस किया जाता है। जैसे लैंग्वेज है, अब लैंग्वेज बोलने, बोली, विचार, भावनाएं, रीति रिवाज, ये सब क्या हैं? ये अंदर से आते हैं और धीरे धीरे कंटिन्यू होते चले जाते हैं। तो पहला पॉइंट ये दीजिए कि एक मूर्त है, दूसरा अमूर्त है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि एक कंटिन्यूअस है, एक सतत है और एक अल्पकालीन होती है, एक का समय होता है। सभ्यता का एक समय होता है, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, रोमन सिविलाइजेशन, ठीक है। लेकिन कल्चर जो है ना, संस्कृति जो है, वो सतत रूप में चलती रहती है। जैसे आज भी हमने क्वेश्चन आया था ना, यूपीएससी में भी पूछा था, और आज भी आप बहुत सारी मान्यताएं ऐसी हैं जो पीछे से लेकर आ रहे, आज भी मानते हो, आज भी चल रहा है। तो किसी एक सिविलाइजेशन के साथ ख़त्म नहीं हो गई, वो आगे बढ़ गई और उसमें नया नया पॉइंट ऐड ऑन होता चला गया, जुड़ता चला गया, ठीक है। तो सटीक शब्दों में 2-3 पॉइंट में इसको लेके आप चल सकते हो, ठीक है। बाकी आगे जब आपको सोशियोलॉजी का एनसीईआरटी पढ़ाया जाएगा तो उसमें तो डिटेल पढ़ाया ही जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, एक कल्चर दिखाई दे रहा है कि नहीं? कौन सा कल्चर? दो कल्चर दिखाई दे रहा है आपको, एक तो रूरल और दूसरा अर्बन। एक ग्रामीण संस्कृति होगी, सिटीज डेवलप हो रही है, इसका मतलब क्या है, गांव तो थे ना पहले 2 चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है। तो एक तो कल्चर कैसा रहा होगा उस समय, ग्रामीण रहा होगा, रूरल कल्चर रहा होगा, और दूसरा कल्चर कौन सा बन के आ रहा है, सिटी वाला, यानी कि अर्बन कल्चर बन के आ रहा है, ठीक है। समझ आ रही है ना बात? अब इसमें क्या रहा होगा और किस तरह से डेवलपमेंट हुआ है, इसको हम समझने के साथ साथ अपने आप को कैसे रिलेट करेंगे, इसको भी हम धीरे धीरे देखते हुए चलेंगे, किस तरह से हम समझ सकते हैं इसको और क्या यूपीएससी हमसे जानना चाह रही है। तो पहले तो एक टाइम पीरियड है, ये फैक्ट है यूपीएससी के प्रीलिम्स या प्रीसीएस के प्रीलिम्स के लिए कि कब खोजा गया था। और पहले थोड़ी हमारी मेंटालिटी बता दी गई है कि इंडिया वाले क्या होते हैं, कहीं फ्री का मिल जाए तो छोड़ते नहीं है, ठीक है। यहाँ भी क्या हो रहा था, रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था, है ना, और ठेकेदार को मिला ही था कॉन्ट्रैक्ट, देखा वहाँ बहुत अच्छी ईंट मिल रही है, सारा ईंट उठा के लगवा दिया उसमें, अब उतना पैसा तो बचा लिया होगा ना, ठीक है। उसे क्या मालूम कोई सिविलाइजेशन है क्या है। तो सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि आप लोग क्या सीख सकते हो इससे, कि अपने डिस्ट्रिक्ट में या कहीं भी जाइएगा तो देखिएगा कि कोई ऐसा रिसोर्स है क्या जिसका यूज़ हम कर सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पड़ी होती है, उस पर तो आपको देना नहीं है ना कुछ, समझ आ रही है बात। तो आप जाके एक ऑब्जर्वेशन वहाँ पे कर सकते हो, आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो, और ये चीज़ देखना कि हम इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन
क्या कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने किया भी है इस तरह का, और नया नया इनोवेशन करते हैं तो उनको अच्छा माना भी जाता है। आपके 4th पेपर में केस स्टडी के रूप में वो आता है। ठीक है, तो केस स्टडी के रूप में भी आप डाल भी सकते हो आंसर में अपने। समझ आ रहा है? तो था तो ये अपार्ट एक ह्यूमर, लेकिन फिर भी आप सीख सकते हो इसे। ये एडमिनिस्ट्रेटिव क्षमता है आपकी। क्या कर रहे हो कि आप कहीं भी कोई ऐसा रिसोर्स हो जिसका यूटिलाइजेशन आप कर सकते हो, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है तो आप उसका करो, क्या दिक्कत है। समझ आ रही है बात? ठीक है, अब क्या स्पेशल था, देखिए लिखा भी है, व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दिस सिटी, क्या स्पेशल था इन शहरों के बारे में। तो पहली चीज क्या था कि मेनी ऑफ दीज सिटीज वर डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट्स। इससे क्या आउटकम निकल रहा है कि सोसाइटी में क्या था, क्लासिफिकेशन। अब एक क्वेश्चन बताइए कि क्या क्लासिफिकेशन हमेशा सही होता है या हमेशा गलत होता है, या दोनों हो सकता है। छात्र सुधारक यंत्र बहुत आवश्यक हो गया है। मैंने बार बार कहा है कि जब कोई क्वेश्चन का किया जाए तो कम से कम 5 सेकंड तो लो, सोचो तो सही। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ था, जवाब आ गया। ये है आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव क्षमता। सुन भी नहीं रहे हो प्रॉब्लम, फट से ऑर्डर जारी। सीखिए बेटा, रोज सीखिए कुछ ना कुछ। बताइए कि क्लासिफिकेशन हमेशा, आप लोगों ने बोला कि क्या कह सकते हो, सही भी हो सकता है, कभी गलत भी हो सकता है। आप जस्टिफाई करो इसको, सही कैसे है, गलत का कोई और जस्टिफाई करेगा। पहली लाइन से क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं, सोचा था कभी? मैम बोलिए जल्दी, हो गया 10 सेकंड बोला था, इतना भी नहीं। क्या याद नहीं? क्या नहीं, क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हो? तो इसमें याद करने वाली कौन सी चीज है? कहाँ मिलेगा? किसी किताब में थोड़ी मिलेगा ये। आपके सोसाइटी में मिलेगा, आपके समाज में मिलेगा, आपके आसपास मिलेगा। आप ही बता दो, शॉर्ट में बताइएगा। सही है या गलत, बस इतना बता दीजिए। सही है तो उसको जस्टिफाई करिए, कैसे सही है। ये होना जरूरी है सोसाइटी में, बहुत बढ़िया। आप बताएं। यस यू, सोसाइटी में एक लोअर क्लास का होना और एक हायर क्लास का होना जरूरी है, ऐसा सर कह रहे हैं। आप बताएं। ऑन द बेसिस ऑफ, वो तो एडमिनिस्ट्रेशन में हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं पूछ रहे हैं, सोसाइटी का पूछ रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन तो अलग चीज हो गया। जरूरी है, सही है, इसको जस्टिफाई करिए। ठीक है, आप बताइए निगेटिव कैसे है? नहीं, हमने निगेटिव पूछा, अपना अतिरिक्त ज्ञान ना दें। फिर वही, हमने आपसे निगेटिव पूछा था, आप पॉजिटिव बता रहे हो गया इंटरव्यू, रहने दीजिए आप। ऐसे इरिटेट मत करना एग्जामिनर को, लिटरली भगा देगा। जो पूछा जा रहा है उस पर क्यों नहीं फोकस कर रहे हो? तो यही बोलो ना, बस इतना ही बोल देते, हो गया खत्म। वो क्यों बताना जरूरी है? मतलब नहीं, अंदर है तो निकाल ही के मानोगे। आप पॉजिटिव कैसे है बताइए।
बच्चा, यहाँ तो सोसाइटी के बारे में पूछ रहे हैं। जो क्वेश्चन दे रहे हैं इस पे पहले आइए। सही बांटा गया। अच्छा, समाज में क्लासिफिकेशन होना सही है, कैसे? आर्थिक रूप से बांटा जा सकता है, ठीक है। आप बताइए, सही है या गलत आपके अनुसार? गलत भी है, तो सही वाला जस्टिफाई करिए। ठीक है, वर्गीकरण का आधार अगर आर्थिक हो, केवल आर्थिक हो, तब वो सही है, ठीक है। यानी कि क्लासिफिकेशन नीड्स के बेसिस पे होना चाहिए, तब वो सही है। ये सर आपका कहाँ से असर हो गया? आप लोग तो हो गया इंटरव्यू आपका, ये तो इनका है। समझ में आ रहा है? बोल के आ गए, अब गया, अगली बार आएगा। तो क्लासिफिकेशन को आपने पहले सही भी कहा, हाँ, गलत कैसे होगा? आपने भी बोला था दोनों, तो सही तो आपने कह दिया, गलत? अरे बोल दिया था ऐसे ही, कोई बात नहीं। प्रियम्बल याद है? क्या बोलते हो उसमें? कौन सा जस्टिस? मतलब क्या होता है इसका? क्लासिफिकेशन। आप सोसाइटी में अपने इंडिया में चाहते हो कि इसी तरह का गैप हमेशा बना रहे, गरीब गरीब रहे, अमीर अमीर रहे? जस्टिस का मतलब क्या होता है? न्यायपूर्ण विभाजन, यानी कि न्यायपूर्ण वितरण। किस चीज पर? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सारे स्तर पे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ठीक है। अभी पॉलिटिक्स में कह दिया जाए कि नहीं नहीं, केवल मेल जाएंगे, फीमेल नहीं जाएंगे, फीमेल तो घर का काम करती हैं, हटाओ उनको। क्या ये पॉलिटिकल जस्टिस हुआ? तो क्लासिफिकेशन उन्होंने अच्छा बोला कि नीड्स के बेसिस पे हो तो समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन आप कह रहे हो कि नहीं, एक को कौन कहा कि समझ में होना ही चाहिए? एक गरीब एक अमीर क्यों होना चाहिए भाई? तो फिर प्रियम्बल का मतलब क्या है आपके? तो क्या था? आपने ध्यान ही नहीं दिया कि आपको कहां से जवाब देना था। हमेशा प्रियम्बल को पकड़ के चलना था, इसीलिए पहले दिन बोला था कि रट लेना उसे। कोई क्वेश्चन किया जाए तो वहां से आंसर आपको मिल जाएगा आराम से। आज आपके सोसाइटी में जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम चल रही हैं, जिसमें आपका अलगाववाद है, सेपरेटिज्म है, चाहे नक्सलिज्म है, ये किसका दिन है? ये यही क्लासिफिकेशन है ना। जो क्लासिफिकेशन ठीक से नहीं हो पाया, जो वितरण ठीक से नहीं हो पाया, आज भी लैंड डिस्ट्रीब्यूशन एक समस्या बनी हुई है ना बहुत जगह। समझ में आ रही है बात? तो यही सब प्रॉब्लम तो फेस करने जा रहे हो आप। समझ में आ रहा है? तो उस समय डिवीजन था, इस समय भी डिवीजन है। तो आपको क्या करना है? इस डिवीजन को कम करना है। समझ आ रहा है? इस गैप को फिल करना है, क्योंकि बीच में कौन रहेगा? बार बार मैं कहता हूं, गवर्नमेंट और लोगों के, पीपल के बीच में कौन है? आप हो। तो आप तो पहले ही मान चले हो, ठीक है गरीब रहना चाहिए, ये अमीर है, हाँ ठीक है भाई साहब आप रहिए। ऐसे करोगे गैप को फुल? ऐसे आप प्रियम्बल के सपने को साकार करोगे? आया ना एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच? क्या करके चलना है? हमेशा बार बार कहते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच लेके चलना है, सबकी नीड्स का ध्यान रखना। अब ये नहीं कि गरीब के लिए ही मरे जा रहे हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट को छोड़ दिया। भाई वो नहीं रहेंगे तो देश की इकोनॉमी कैसे चलेगी? सबसे ज्यादा टैक्स कहां से आता है? कॉर्पोरेट टैक्स आता है, सबसे ज्यादा आता है कि नहीं? तो वो रोजगार देते हैं, एम्प्लॉयमेंट देते हैं। तो ये नहीं कि सारा रिसोर्स उन्हीं पे लगा दो, और ये भी नहीं कि उनको इग्नोर कर दो। तो क्या करके चलना है हमें? डिवीजन हो,
लेकिन उस डिवीजन को डे बाय डे हमें कम करते हुए चलना है। और इकोनॉमिक्स में यही पढ़ रहे हो तुम लोग। क्यों क्वेश्चन पूछा गया था कि बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाना चाहते हैं फार्मर्स का। क्या करना चाहते हैं? उस गैप को कम करना चाहते हैं। तो आपने तो पहले ही लाइन खींच दिया कि नहीं, होना ही चाहिए। निगेटिव कब हो जाता है ये? इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो कास्ट सिस्टम है। तो हड़प्पा में जाके खोज रहे हो, तो वैदिक एरा में जाके खोज रहे हो, आज आपको दिखाई नहीं देता? तो ये सब चीजें कंटेम्प्ररी होती हैं, उनके साथ लिंक करना सीखिए। क्षेत्रवाद है, तमाम रीजनलिज्म है। आज आप देखो नॉर्थ ईस्ट किस कारण से प्रॉब्लम में है, वहाँ रीजन को लेके वो लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं। आप आज इलेक्शन में देखो तमाम चीज़ें, कास्टिज्म चल ही रहा है, बहुत सारा है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? कहीं ना कहीं ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं ना क्लासिफिकेशन। तो क्या ये उस समय रहा होगा या नहीं रहा होगा, उस पर तो हम बाद में विचार करेंगे। लेकिन जब हम इस लाइन को पढ़ते हैं तो हम आज को कनेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, अपनी एबिलिटी उसमें दिखा पा रहे हैं कि नहीं दिखा पा रहे हैं। ये बात समझ में आई आपको कि आपकी कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जानने की कोशिश करेगा वो? समझ आ रही बात? तो हमेशा किसको टारगेट लेके चलना है? जवाब देने से पहले प्रियम्बल हमेशा याद रखिए और रट डालिए उसे। समझ आ रही बात? आगे देखते हैं। यूजुअली द पार्ट ऑफ द वेस्ट वॉज स्मॉलर बट हायर। क्या हुआ? हाँ बता रहे हैं, हिंदी भी बता रहे हैं। एक तो बता दिया क्लासिफाई, और दूसरा जो उसका वेस्ट पार्ट था वो कैसा होता था? स्मॉलर और ऊंचा, यानी कि छोटा होता था। जो पश्चिमी भाग होता था वो कैसा होता था? छोटा होता था और क्या होता था? ऊंचाई पे बनाया गया होता था। बताइए क्या, जब प्लानिंग करने जाओगे आप, ठीक है, दिल्ली की प्लानिंग मालूम है किसी को? लुटियंस जोन्स का नाम सुना है? राष्ट्रपति भवन का नाम तो सुना होगा अगर इस देश में रहते हो कभी तो, ठीक है। कहां बना है? एड्रेस क्या है उसका? रायसीना हिल्स कहते हैं। हिल्स माने क्या होता है? किसकी पहाड़ी है वो? अरावली का। काय पहाड़ी पे बनाया गया? अरे ऊंचा, अभी तो बता रहा है कि जहां वीआईपी लोग रहते हैं, जहां अच्छे लोग रहते हैं, अमीर लोग रहते हैं, या अच्छे इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स होते हैं, या वहाँ पे इंपॉर्टेंट ऑफिसेज होते हैं, ये सब कहाँ बनने चाहिए? एक अच्छे हाइट पे बनना चाहिए। या कोई भी अगर नगर हो, अच्छा सिटी अगर आप बनाना चाहते हो तो कहाँ बनना चाहिए? हाइट पे बनना चाहिए, जिससे कि फ्लड वगैरह का दिक्कत ना आए वहाँ पे। और क्यों अरावली हिल्स पे बना? हिमालय पे बना दिए होते और ऊंचा था। क्योंकि अरावली हिल्स क्या है? सबसे ज्यादा स्टेबल हिल मानी जाती है। खत्म हो चुकी है ना अब लगभग, वो सबसे पुरानी हिल्स है और वो स्टेबल है। हिमालय में क्या है? भूकंप आ गया, राष्ट्रपति जी सोए रह गए उसी में, होगी प्रॉब्लम। लेकिन ये क्या है? स्टेबल है। समझ आ रहा है? तो अगर आपको बोला जाए कि एक टाउन, नया टाउन है, जैसे मान आजकल जरूरत है, एनसीआर बनी रहा है, देख ही रहे हो आप, ठीक है, नोएडा बना, ग्रेटर नोएडा बना, तमाम बन रहे हैं। तो आपसे टाउन प्लानिंग पूछा जाएगा तो आप क्या करोगे? बोल दोगे जहां मन देख लो यार उसी में बना लो कहीं। क्या ध्यान रखोगे आप? जो सिविल इंजीनियर समझा देगा वो समझ के चले आओगे। और सिविल इंजीनियर क्या करेगा? ठेकेदार का सुनेगा कि बढ़िया सस्ती जमीन उठाओ, बना लो कहीं। यही करेंगे ना। लेकिन अगर आप बुद्धिमान हो तो आप जानोगे कि नहीं, ऐसे नहीं, सही जगह होना चाहिए जिससे सिक्योरिटी जरूरी है। ठीक है, समझ आ रही है बात? और दो पॉइंट ऑफ व्यू से सिक्योरिटी होती है। दुर्ग भी बनाए जाते थे पहले, देखा था, बाद के काल में जब दुर्ग बनाए जाएंगे इसी पे, तो वो भी कहां बनाए जाते थे? हाइट पे, जिससे कि कोई अटैक भी करे तो दूर से ही दिख जाए, या सिक्योरिटी पर्पज से भी चीजें बनाई जाती थी। तो उस समय हमें आर्मी वगैरह का नहीं मिला है, लेकिन फिर भी कम से कम वो लोग अपने सिक्योरिटी को तो ध्यान में रखते ही होंगे ना कुछ तो व्यवस्था किया ही होगा। तो जो वीवीआईपीज होते हैं उनकी सिक्योरिटी क्या होती है? जरूरी होती है। ऐसा नहीं कि बाकियों की नहीं होती है। तो उन्होंने दोनों का किया है।
ठीक है, क्योंकि चारों तरफ से वो नगर क्या था, वॉल से घिरा हुआ था। आगे हम लोग देखेंगे अभी कि दीवार थी चारों तरफ। दीवार से क्या है कि सिक्योरिटी तो थी, लेकिन इनको थोड़ा वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि कुछ वहाँ पे इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स रहे होंगे, चाहे वो प्रशासनिक भवन रहे हो, चाहे वो कोई वहाँ पे जो हेड रहा हो वो लोग रहते हों, या जो एरिस्टोक्रेट्स टाइप के लोग हों, कुलीन लोग हों, वो लोग रहते हों। समझ आ रही है बात? 6th क्लास की एनसीईआरटी आपको टाउन प्लानिंग सिखा दी। और दूसरी लाइन, तो इस तरह से सोच के पढ़ोगे तो अंदर वो चीजें घुसी रहेंगी और भूलेगा नहीं। समझ आ रही है बात? देखिए क्या लिखा है, आर्कियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब दिस एज अ साइटेडल, दुर्ग के रूप में, नगर दुर्ग बोलते हैं उसको, दुर्ग के रूप में उनको लगा कि हाँ कुछ इस तरह का रहा होगा, क्योंकि हम आज के ही हिसाब से कंपेरिजन करेंगे ना, अब उस समय तो हम है नहीं। तो आज भी जो दुर्ग वगैरह बनते हैं, किले वगैरह बनते हैं, हाइट पे बनते हैं, तो मे भी उस समय भी ये भी वैसा ही रहा हो। ठीक है, जनरली पार्ट ऑफ द ईस्ट वाज लार्जर बट लोअर। लार्जर है इसका मतलब पॉपुलेशन ज्यादा होगी, बड़ा है इसका मतलब पॉपुलेशन ज्यादा होगी वहां पे। तो पॉपुलेशन किसकी ज्यादा होती है, जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनकी पॉपुलेशन ज्यादा होती है। तो पॉपुलेशन ज्यादा होती है तो वो एरिया बड़ा होगा अपने आप, है ना। ये क्वेश्चन पूछें, परमिशन है? डायरेक्शन पता है ना, ये ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे यहां बना लिया सेटेडल, यानी कि वीआईपी लोग रह गए, ठीक है। और यहां बना दिया कि कॉमन पीपल, आम लोग रह गए। ये इधर इधर क्यों नहीं बनाया, नॉर्थ और साउथ में क्यों नहीं बनाया जी? नदी के किनारे बसते, नदी के बीच में थोड़ी ना बसते हैं जी। अब ऐसा थोड़ी है यहाँ पे नदी बह रही है और इधर इधर हो गए तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना, नदी के तो साइड में बसते। ये तो यहाँ भी से भी तो ऊपर हो, हाइट तो यहाँ भी हो रही होगी, उसमें कौन सी बड़ी बात। सूर्य के प्रकाश का क्या था? हाँ तो बोलो ना पूरा, सूर्य के प्रकाश का क्या? तो ये तो सबको मालूम है, तो फायदा बताओ ना उससे, क्यों किया होगा। ऐसा थोड़ी है सन पहले यहां पे चमकता है तब यहां जाता है 2 घंटे बाद। अरे यहां तो धूप आ ही जाएगी, यहां भी ऐसा थोड़ी है। और केवल इस कारण से कि सनलाइट आएगा तो हम वहीं पे बनाएंगे, ये कारण बस तो नहीं समझ आ रहा। जी क्या कह रहे हो? नॉर्थ पहाड़ी क्षेत्र है? नहीं ऐसा नहीं, वो हाइट पे था, तो हाइट पे एक एरिया होता है, तो वही मैंने कहा उतने ही एरिया में, एरिया उतना ही ले लो। तो इसको इधर बना देते, इसे साउथ में बना देते, क्या ही दिक्कत है जी? पोलर अरे कहाँ पहुंच गई आप, ये हड़प इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात हो रही है। नॉर्थ पे ज्यादा ठंडी होती है और साउथ पे गर्मी होती है सिटी में। ऐसा कैसे? यानी कि नॉर्थ दिल्ली में मतलब पोलर एरिया है और साउथ दिल्ली जो है वो, ये कैसे? ये तो लॉजिक नहीं समझ में आई। ये क्लाइमेट तो एक बहुत बड़े रीजन का एरिया, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ही कितनी, 2-4 किलोमीटर का तो डिस्टेंस है दोनों के बीच में। क्या? हाँ आज के क्या? हाँ हाँ हाँ, क्या क्या क्यों? आगे बढ़ो आगे बढ़ो, बढ़िया बढ़ रहे हो। चलो वास्तुशास्त्र हो गया, तो क्या मतलब देखा जाता है वास्तुशास्त्र में?
तो क्या, अरे शुभ अशुभ साइंटिफिक होके बताना पड़ेगा ना, शुभ अशुभ से तो काम नहीं चलेगा। हो गया, आपका इंटरव्यू खत्म हो चुका है, बोला ना नेक्स्ट ईयर। अरे मैंने बोला इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 2-4 किलोमीटर का, वहां एग्रीकल्चर तो गांव में होगा ना बेटा, शहर पढ़ रही हो एग्रीकल्चर बता रही हो, कनेक्ट ही नहीं कर पाई क्वेश्चन से। उसका साइंटिफिक रीजन बताएं देवी, वहां पे नहीं माना जाएगा आपका ये, वो उन्होंने शुभ अशुभ तो बोला ही, तो साइंटिफिक बताओ ना। मतलब तुम जाओगे टाउन प्लान करने तो पंडित जी को लेके जाओगे कि यहाँ बताइए कहाँ पे, अजीब अधिकारी हो जाते। जो ब्रिक्स बना सकता है, जो 2 मंजिला इमारत बना सकता है, वो क्यों नहीं साइंटिफिक, बिना साइंटिफिक सोच के हो ही नहीं सकता, बिना साइंटिफिक सोच के एग्रीकल्चर नहीं हो सकता, एग्रीकल्चर पॉसिबल ही नहीं है बिना साइंटिफिक सोच के। अरे भाई सिंपल सी बात है, तुम लोग घर में रहते हो, कहाँ रहते हो बोल, इसीलिए मैं कहता हूं यहां से मंगल पे चले जाते होगे डायरेक्ट। वेंटिलेशन नाम की चीज सुना है आप लोगों ने? विंड किधर से किधर फ्लो करती है सामान्यतः? ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट, यही 2 हवा चलती है ना भारत में। तो क्रॉस वेंटिलेशन के लिए क्या करोगे, किधर बनाओगे? ईस्ट या वेस्ट में, यही तो सिंपल सी बात है। घर में रहते हो, गांव में रहे हो कभी? गांव में जो मेन बस्ती होती है उसके साउथ की तरफ कौन सी बस्ती होती है? ये आपके उसका पार्ट है, कल्चर का पार्ट है, आएगा देखिएगा। सामान्यतः शूद्रों की बस्ती होती है। क्यों होती है? उसका रीजन ये होता है कि साउथ से कोई विंड नहीं चलती, और वो लोग क्या काम करते थे, गाय वगैरह मर जाए या कोई मर जाए तो चमड़े को हटाना, साफ सफाई का काम करना, इस तरह के काम जो होते हैं। अगर उसकी स्मेल इधर की तरफ आएगी तो अगर उनको वेस्ट में बसा दिया जाए, वेस्ट से हवा चली सीधे आपके घर में आ रहा है मस्त एकदम, और उसके साथ बैक्टीरियल और वायरल फ्लो होगा कि नहीं होगा? तो आपके गांव के लोग आपसे ज़्यादा बुद्धिमान थे। वो लोग अभी भी आप देखोगे गांव में जाकर तो जो शूद्रों की बस्ती है वो हमेशा कहाँ होती है? साउथ में होती है। तो आप इससे क्या सीखोगे कि आपको अगर कहीं चमड़े का कारखाना लगवाना हो, है ना कानपुर में, ठीक है, या इस तरह का कोई भी इंडस्ट्री या इस तरह का छोटा मोटा काम जो कि पोल्यूशन ज़्यादा क्रिएट करता है, तो किधर लगवाओगे? सिटी के सदर्न एरिया में। क्या फायदा होगा कि उधर से विंड इधर आती नहीं है, तो बैक्टीरियल वायरल फ्लो भी नहीं होगा और पोल्यूशन भी कम आएगा इधर। समझ आ रहा है? ये कहाँ आपके गांव में, आपके घर में है, आप देख ही नहीं पा रहे, लेकिन खोजोगे किताब में कहाँ मिलेगा? अब जवाब मिल गया। तो अब जब पैसा वैसा मिलेगा, सैलरी वगैरह मिलेगी, तो कौन सा घर खरीदोगे? किधर की तरफ? ईस्ट फसाड खरीदते हैं। इस फसाड का बाकी भी जो महत्व है वो है। महत्व तो उसका साइंटिफिक ही है, बस जोड़ दिया गया धर्म से। भाई धूप आएगी तो क्या होगा? फंगस ग्रो ही नहीं कर पाएंगे, मॉइस्चर नहीं रहेगा, मॉइस्चर नहीं रहेगा तो फंगस ग्रो नहीं कर पाएंगे। जब फंगस नहीं ग्रो कर पाएंगे तो बीमारी कम होगी घर में, तो कहेंगे सुख शांति है। साइंटिफिक है कि नहीं है? समझ आ रही है बात? और जहां धूप नहीं मिलती है वहां क्या होगा? सीलन होगा, फंगस आएंगे, सांस की बीमारी पहले ही हो जाएगी। बच्चे हैं छोटे, उनको दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी, है कि नहीं? आप लोग रहते हो ना इन कमरों में, महसूस करते होगे कि नहीं? दिक्कत होती है ना। तो वो दिक्कत जब होती है तो अपनी ही दिक्कत नहीं झेल समझ पा रहे हो तुम लोग, और वही तो पूछ रहा है, सिंपल सी बात। अप्रोच समझ में आया? बोला तो नॉर्थ साउथ में कैसे वेंटिलेशन होगा? नॉर्थ से कौन सी विंड चलती है?
साउथ से कोई विंड नहीं चलती, इसलिए मैं कह रहा था साउथ में बसाते थे। और साउथ को हमारे यहाँ इसीलिए माना जाता है खराब डायरेक्शन, वो एक मान्यता बन गई है आज भी कि साउथ जो है वो बेकार डायरेक्शन है। अभी भी कहते हैं ना दक्षिण की तरफ होके खाना मत खाना, ये मत करना, वो मत करना, ऐसे मत करना, तो वो एक रीजन था बड़ा। दूसरा, जब संसाधन हमारे पास अवेलेबल है बेस्ट, तो ये बताओ कि दूसरा ऑप्शन क्यों चुनोगे, है ना? जब हमारे पास बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है तो हम दूसरा ऑप्शन क्यों चुने? और नहीं रहता है तो चुनते ही हैं, जब नहीं अवेलेबल रहता है तो चुनते ही हैं। बहुत सारे नॉर्थ फसाड भी हैं, अब तो बहुत जगह साउथ फसाड भी लेने लगे हैं लोग, क्या करें, मजबूरी है, शहरों में नहीं मिलता है तो लेते हैं वहाँ भी। लेकिन जब आपके पास बेस्ट ऑप्शन है तो आप क्या चूज करोगे? बेस्ट ही चूज करोगे ना। तो इनके पास था ऑप्शन। बोर तो नहीं हो रहे हो? अप्रोच समझ में आ पा रहा है कुछ कि क्यों पढ़ना चाहिए इसे और किस अप्रोच से पढ़ना चाहिए? दिस इज कॉल्ड द लोअर टाउन। वेरी ऑफन वॉल्स ऑफ बेक्ड ब्रिक्स वर बिल्ड अराउंड ईच पार्ट। अब देखिए, ये जो नीचे वाला पार्ट था उसको लोअर टाउन कहते थे, ठीक है, नीचे वाले को माने निचला नगर कहते थे। और ये कैसा था? वेरी ऑफन वॉल्स ऑफ बेक्ड ब्रिक्स वर बिल्ट अराउंड ईच पार्ट। हमने बताया था ना कि चारों तरफ से वो वॉल से घिरा हुआ था। और कैसी वो वॉल किससे बनी हुई थी? बेक्ड ब्रिक्स। ये ऐसे वॉल से घिरा हुआ था इस तरह से, ये ऊपर वाला इधर और इधर, और यहां पे क्या था? बेक्ड, यानी कि पकी हुई ईंट। अब इस पकी हुई ईंट से 3 आउटकम आप बताइए क्या निकालते हो, क्या निष्कर्ष निकाल पाओगे आप कि पकी हुई ईंट थी तो क्या होगा वहां पे? 3 पॉइंट आपको बताना है, बाकी सबको भी बताना है, लेकिन अभी पहले आप। पकी हुई ईंट देखा हमने, तो हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं उस समय के बारे में? चलिए आप सोचिए, 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं आपको। हाँ, पहली पॉइंट इन्होंने बताया टेक्नोलॉजी के बारे में, और दूसरा स्ट्रॉन्ग, तीसरा जी लॉन्ग टर्म सर्वाइवल, लॉन्ग लास्टिंग होगा, ठीक है, ठीक है। आप सर बताओ, 3 पॉइंट बताना है इसके अलावा। हाँ, आग की खोज, ठीक है, ठीक है, माप तौल, हाँ ठीक है, अरे यार ये क्या होगा? लैंग्वेज, ठीक है, भाषा। जो पॉइंट नहीं बोल पा रहा है, अगर एक्स्ट्रा मिल रहा है तो उसे नोट भी करते जाइएगा, क्योंकि आपके दिमाग में नहीं आया, किसी के दिमाग में तो आया। ठीक पॉइंट बताया, अच्छा पॉइंट बताया, आपका भी पॉइंट ठीक था। आप बताइए 3 पॉइंट। भट्टी, फर्नेस बनाने की कला, यानी कि भट्टी वगैरह के बारे में जानते थे, ठीक है, बहुत बढ़िया, स्किल होगा, ठीक है, मटेरियल के बारे में जानकारी होगी, ठीक है, और कोई बताएगा अपने मन से, आप सोच पाए? जी, भाषा, वो तो आ गया, और
वही सेम क्या होता है, 2 पॉइंट और बोलो। ठीक है, तकनीकी का, ठीक है। तीसरा पॉइंट, और हाँ, कुशल जो मजदूर होंगे वहाँ पे, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले किसी चीज़ को देखने से पहले हमने बताया था कि ऑब्जर्वेशन करिए कि ईंट आपके दिमाग में आया कि एक ईंट है हमारे पास, तो सबसे पहले देख के उसको क्या समझ में आता है। तो पहली चीज़ तो ये कि मटेरियल देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो लिखेंगे आप, मटेरियल। शुरुआत कैसे करते हैं ये भी जानिए, कभी डायरेक्ट टेक्नोलॉजी, कभी ये वो नहीं। सबसे पहला पॉइंट होगा मटेरियल देखते हैं कि किस चीज़ से बना है ये, ठीक है, क्या किसी चीज़ का मिक्सचर भी है इसमें या केवल एक ही चीज़ का है, ये सब चेक करते हैं उसमें। दूसरा पॉइंट क्या आएगा कि मटेरियल के बाद देखते हैं कि क्या ये पका है या नहीं पका है उस समय, क्योंकि कुछ धूप में पकाए जाते थे पहले और कुछ आग में पकाए जाते थे। तो अगर आग में पकाए जाते थे तो यहाँ से एक ये लिख लीजिएगा कि मतलब आग में पका है या नहीं पका है, ठीक है, ये देखें। अब उसमें हम क्या आउटकम निकालते हैं इसमें भी बीच में, अगर आप ईंट के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो तो अगर उसे ज़्यादा पका देंगे तो भी ईंट खराब हो जाती है ना, और कम पकाओगे, ज़्यादा पकाओ ना काला पड़ जाता है, तो उस ईंट का यूज़ हम नहीं कर सकते, और कम पकाओगे तो कच्ची रह जाएगी। मीन्स क्या हुआ कि दे हैव नॉलेज, प्रॉपर नॉलेज ऑफ, एक तरीके से कह सकते हो उसको मेटलर्जी में रख सकते हैं, बाद में वो मेटल में यूज़ होने लगा, कि टेम्परेचर का प्रॉपर यूज़, कि कितने टेम्परेचर पे ये क्या होगा, बेक्ड हो जाएगा। यानी कि यूज़ ऑफ साइंस, यानी कि इसके पीछे का साइंस जो है वो उनको पता था, इसके पीछे का विज्ञान पता है। किससे पता कर पा रहे हैं, पकी हुई ईंट देख के। अगर ज़्यादा है तब भी खराब हो जाता, कम है तब भी खराब हो जाता है, यानी कि उसके पीछे का जो साइंस होता है वो उनको पता है। तो मटेरियल हो गया, ठीक है। दूसरा क्या लिखा था, तुम लिखे ही नहीं हो इसलिए पूछ रहे। हाँ, पका है या नहीं पका, हाँ, तो नोट करते जाओ ना, भूल जाओगे वैसे। हम ऑर्डर इसीलिए बता दे रहे हैं, कुछ चीज़ों का बताते जाए तो लिखते जाओ, ठीक है। तीसरा चीज़, उसके पीछे का साइंस क्या है ये पता है। अब साइंस के बाद टेक्नोलॉजी आती है, पहले टेक्नोलॉजी नहीं आती, ठीक है, पहले साइंस आता है तब उसकी टेक्नोलॉजी आती है। अब टेक्नोलॉजी देखेंगे कि कैसी है, ठीक है, क्या वो एक ही तरह के सारे हैं, शेप, साइज एंड वेट। शेप, साइज, वेट नोट डाउन कर लीजिए, शेप, साइज एंड वेट, ये तीन चीज़ देखते हैं हम लोग, जिसमें कि डायमेंशन वगैरह, क्या इसमें सिमिलरिटी है या नहीं। अब मान लीजिए एक जगह तो बहुत सही मिला और दूसरे जगह जा रहे हैं तो उसमें वेट में डिफरेंस हो जा रहा है, साइज में डिफरेंस हो जा रहा है, डायमेंशन में डिफरेंस हो जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि कहीं साइंस बहुत अच्छी नहीं है, कहीं ठीक ठाक हो गया होगा, कहीं से मिल गया होगा तो बना लिया होगा। लेकिन अगर हर जगह ऐसे डायमेंशन हमें मिल रहा है कि साइंस वही शेप, साइज, वेट उसी तरह का मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी थी। नहीं तो एक आध जगह तो ऐसे हो ही सकता है, मान लीजिए कोई मेसोपोटामिया से या कहीं से आया हो, बता दिया भाई ऐसे करते हैं, एक आध दीवार बना लिया। लेकिन जब कॉमनली हमें मिल रहा है पूरे ब्रॉड लेवल पे, तब हम समझ पाएंगे कि ये टेक्नोलॉजी कॉमन हो गई थी। आ रहा है दिमाग में बात, समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। तो एक पकी हुई ईंट से हम अभी यहां तक पहुंचे, क्या कि उसके डायमेंशन सेम है कि नहीं और टेक्नोलॉजी उसमें कौन सी यूज करी गई, ठीक है। अब इसके यूजेस क्या क्या है, ठीक है, सब कुछ तो कर लिया, लेकिन असली काम तो यूज का है कि यूज कहां कहां करना है, कैसे यूज करना है इसका। तो हम कहां कहां यूज करते थे, एक तो समझ में आया कि बिल्डिंग्स बन रही है, दूसरा वॉल्स वगैरह बनाने में हो रहा है, तीसरा अभी नालियां वगैरह देखते हैं उसमें बनाने में होगा, ठीक है, तमाम जगह उसमें यूज होंगे।
क्योंकि अल्टीमेट आपका काम क्या है, किसी भी चीज़ का यूज़ ही तो करना है। सब कुछ बढ़िया बढ़िया कर लिया, यूज़ करना आता ही नहीं, तो क्या फ़ायदा उसको बनाने का। दे हैव लास्टेड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर, और इतनी मजबूत बनाया था कि सोचो कि आज से 80 साल पहले रेलवे ट्रैक में लग गया और बन भी गया, इतना मजबूत बनाया था। आप आज यानी कब बनाया था वो, 4700 साल पहले। अब जरा कंपैरिजन करिएगा 4700 साल पहले की ईंट का और आज की ईंट का। कोई घर दिखा दीजिए 4700 साल पहले का हो, अभी पे 4700 साल कह रहे हैं, 50 साल से ज़्यादा चल जाता हो। यानी आज हम लोगों को क्या ईंट बनाने नहीं आता है, लेकिन वो सब ऐसी ईंट बनाए कि आज भी वहाँ पे है, उसको देखा जा सकता है, उसके स्ट्रक्चर अभी ठीक ठाक है। 80 साल पहले यूज़ किया तो अच्छा रहा होगा, तभी तो यूज़ किया होगा रेलवे ट्रैक बिछाने में। समझ पा रहे हो? तो वो कैसे बनाए होंगे कि इतना मजबूत बनाया, यानी कि उनकी टेक्नोलॉजी जो थी वो एक्यूरेट थी, जरा सा भी उसमें कोई मिस्टेक नहीं था। और आज हम टेक्नोलॉजी में क्या कर मिलावट कर दे रहे हैं, ईंटें क्या हो रही हैं, जल्दी खराब हो जा रही हैं। समझ पा रहे हो ये बात को, कि आज के टाइम पे अभी हम उस लेवल की ईंट नहीं बना पा रहे। तो कहीं ना कहीं हमें क्या जरूरत है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में जो चीजें यूज होती हैं उनको सही करने की। समझ में आ रहा है? आपने प्रधानमंत्री आवास योजना तो बना दी, और उस आवास योजना में ईंट कैसी लग रही है कि 20 साल बाद घर खत्म। समझ पा रहे हो ये बात, पकड़ पा रहे हो? तो वो ये जानना चाह रही है यूपीएससी कि आपको इन सब चीजों की बारीकियां कुछ समझ में आती हैं कि नहीं आती। 20 साल बाद घर गिर गया तो वो पार्टी फिर सत्ता में आएगी? समझ आ रहा है आपको? तो टेक्नोलॉजी जब आप इंप्लीमेंट तो आप ही को करना है, तो आप जाते हो देखने तो चेक करते हो, हाँ घर बन गया ठीक है, बस। क्या चेक कर पाते हो उसके बेसिक चीजों के बारे में? नहीं समझ आ रहा, कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो। आप जाओगे जांच करने, कौन जाएगा? तो क्या देखोगे कि बढ़िया से घर बन गया ठीक है, हाँ ओके है, बस। हाँ, किसका क्वालिटी? मटेरियल देखोगे ना, समझोगे ना उस चीज को। तो ये क्यों कह रहा है, बार बार यहां से फोकस कर रहा है कि देखो एक टेक्नोलॉजी ऐसी थी कि 4700 साल बाद भी चल रहा है, और आपके यहाँ की टेक्नोलॉजी में कहीं ना कहीं दिक्कत है। और वो दिक्कत क्यों है? ऐसा नहीं है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, करप्शन। क्या करते हैं वो लोग? पैसे बचाने के चक्कर में मिलावट कर देते हैं, मिक्सिंग कर देते हैं। तभी तो आप तरह तरह के कई तरह की ईंटें देखते हो, कोई बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है, कोई उसी में खराब है। तो जो अच्छा बना सकता है तो बेहतर तो बना ही सकता है, लेकिन वो दे नहीं रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? कहीं ना कहीं करप्शन इसके बीच में आ रहा है। तो उसको रोकना किसका काम है? आपका काम है, ठीक है? क्योंकि करप्शन बढ़ेगा तो क्वालिटी खराब होगी, और क्वालिटी खराब होगी तो क्वालिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बेकार हो जाएगा। जो गवर्नेंस का हमारा कॉन्सेप्ट है वो बेकार हो जाएगा। तो पहले आप जानोगे तब तो कुछ चेक करोगे, नहीं तो जो इंजीनियर समझा देगा वही समझ में आ जाएगा, आप चले आओगे वापस। और दूसरी बात यह है कि आप जिस घर में वो लोग रह रहे हैं उनकी सिक्योरिटी का भी तो इश्यू है कि नहीं? अगर मान लो घर गिर गया, खराब क्वालिटी का बना हुआ है, जल्दी जल्दी गवर्नमेंट प्लानिंग के चक्कर में, पैसे लेने के चक्कर में कई लोग बना देते हैं, तो उनका सिक्योरिटी थ्रेट है कि नहीं है? और वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, आप ही तो रिप्रेजेंटेटिव हो गवर्नमेंट के। तो ये बात समझ पा रहे हो कि जब हम कोई चीज पढ़ते हैं तो अपने को कनेक्ट करना सीखिए। वहां पे आपको 6 क्लास का बच्चा बन के नहीं पढ़ना है, आपको एज ए एडमिनिस्ट्रेटर बन के पढ़ना है कि जब हम कोई चीज करेंगे या इस तरह के प्लानिंग पे लिख रहे होंगे तो हमें इस पे बताना हो। जब गवर्नेंस में आपसे सजेशन पूछा जाएगा कि हम गवर्नेंस को इंप्रूवमेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं, गवर्नेंस समझते हो ना, जो कार्यप्रणाली होती है गवर्नमेंट की, तो उसको इंप्रूवमेंट करने के लिए क्या सजेशन दे सकते हो,
तो आपको ये बात बतानी पड़ेगी ना, इस तरह के आउटकम समझ में आएगा तभी तो बताओगे। समझ आ रही बात? नहीं समझ आए तो पूछ लेना फिर। द ब्रिक्स वर laid in an interlocking pattern and that made the walls strong. इंटरलॉकिंग पैटर्न क्या होता है? एक दूसरे में गुथे हुए रहते हैं, ठीक है, इंटरलॉकिंग पैटर्न होता है। अभी भी देखते होगे बहुत सारे जो बन रहे हैं आजकल रोड जो, तो उसमें यूज़ होता है ये सब। तो ये क्यों बनाया जाता है? इससे क्या होता है कि काफ़ी मजबूती रहती है। जब एक दूसरे के सहारे कोई चीज़ रहती है तो क्या होती है? मजबूत ज़्यादा रहती है, ठीक है। ऐसे छोड़ दोगे, दिल्ली में तो आधी बिल्डिंग इसी से टिकी हुई है, एक दूसरे से सटे सटे बने हुए हैं। अकेले कर दो तो आंधी में गिर जाएं सब, ऐसे तो वॉल है यहाँ पे। इन सम सिटीज स्पेशल बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द साइटेडल, फॉर एग्जाम्पल इन मोहनजोदारो अ वेरी स्पेशल टैंक। अब कुछ इसमें स्पेशल बिल्डिंग्स भी बनाई गई थी, जैसे मोहनजोदारो में ये एग्जाम्पल ले लें कि एक टैंक था विच आर्कियोलॉजिस्ट कॉल द ग्रेट बाथ। क्या कहते थे? बृहद स्नानागार हिंदी में बोलते हैं और ग्रेट बाथ बोलते हैं, स्विमिंग पूल टाइप का समझ लो, ठीक है। क्या था इसमें? वॉज बिल्ट इन दिस एरिया, दिस वॉज लाइंड विद ब्रिक्स कोटेड विद प्लास्टर एंड मेड वाटर टाइट विद द लेयर ऑफ नेचुरल टार। बहुत बढ़िया, देखो कितना बेहतर बनाया इन्होंने। कहीं इसका पिक्चर भी होगा, ये देखो। अरे रुक जा भाई, ये देखो, ये है। और यहाँ पे क्या देख रहे हो? इधर से सीढ़ी है उतरने का और इधर से भी है, ठीक है। और इसमें वाटर को बाहर करने के लिए भी व्यवस्था उन्होंने बना रखी थी कि जब पानी, जब जो भी सेरेमनी होती थी या कुछ भी चीज़ होता था तो उसके बाद पानी भरते थे, फिर उसको निकाल देते थे। और प्लास्टर्ड, यानी जैसे ये वॉल पे हमारे यहाँ आज भी होता है ना, फिनिशिंग करते हैं, तो वो चीज़ की गई है। उसमें भी तो मटेरियल का यूज़ किया ही होगा उन लोगों ने, ठीक है। और क्या है इसमें? देयर वाज स्टेप लीडिंग डाउन इन द इट फ्रॉम टू साइड्स वाइल देयर वर रूम्स ऑन ऑल साइड। और वहाँ पे क्या है? चारों तरफ रूम थे। आज भी जैसे आप बढ़िया जगह स्विमिंग पूल में जाओगे तो क्या होता है, कमरे बने होते हैं ना, चेंजिंग रूम वगैरह होते हैं। और फिर जब वीवीआईपी लोग आते होंगे तो उनके बैठने के लिए भी तो जगह बनी होगी ना, तभी तो वहाँ पे बहुत सारे लोग आते होंगे और सेरेमनी वगैरह करते होंगे। वाटर वॉज प्रोबेबली ब्रॉट फ्रॉम अ वेल एंड ड्रेन्ड आउट आफ्टर यूज़। कुएँ से पानी लिया जाता था और फिर उसको जब यूज़ ख़त्म हो जाता था तो उसी में छोड़ नहीं दिया जाता था मच्छर के लिए, उसको क्या कर दिया था? साफ़ कर दिया जाता था, हटा दिया जाता था। Perhaps important people took a dip in this tank on special occasion. स्नान करने आते होंगे, एक डुबकी लगाने। आज भी लोग गंगा में क्या धोने जाते हैं? पाप धोने जाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इससे क्या आउटकम निकल रहा है। थोड़ा सा टाइम और लेंगे, 5-10 मिनट। आप लोग परेशान हो गए होंगे, लेकिन थोड़ा और हो जाइए, ठीक है। पहली चीज़ तो इसका स्ट्रक्चर देख के अभी हम लोगों ने बहुत बात कर ली, टेक्नोलॉजी है, ये है, वो है, वही चीज़ इसमें भी आएगा। और क्या है, आज भी देखो वाटर क्या है? सेक्रेड माना जाता है, हमारे लिए पवित्र माना जाता है, ठीक है। मरते वक्त भी कहते हैं गंगा जल मुंह में डाल देना, ठीक है। तो वाटर सेक्रेड है, यहाँ भी है कि नहीं? यानी ये हमारे कल्चर का पार्ट आज भी बना हुआ है। उस समय भी हमारे पास ये चीज़ थी कि वाटर जो है सेक्रेड है, पवित्र है, और उसमें वो डुबकी लगा के जो भी अपना, वो लोग क्या धोते थे ये तो नहीं, लेकिन इस समय हम लोग पाप धोते हैं, ठीक है। तो ये माना जा सकता है कि वो लोग भी कुछ इसी तरह की मान्यता रखते होंगे, है ना, कुछ तो अपना। और कोई भी पुण्य काम, बड़ा काम करने से पहले, कोई भी करने से पहले, आज भी हमारे यहाँ नहाने की परंपरा है। स्नान ध्यान करके आइए आप, ठीक है, तब कोई पूजा पाठ या कोई भी कर्म कांड शुरू होगा। तो ये कल्चर में हमारे आ गया, ये हमारे यहाँ परंपरा में आ गया, बन गया, और ये तब से आज तक कंटिन्यू चला आ रहा है।
तो आज भी बहुत सारे रिचुअल्स हैं, बहुत सारे रीति रिवाज हैं, वो कहाँ होते हैं? तालाबों के किनारे होते हैं, नदियों के किनारे होते हैं। और बहुत सारे सिटी ऐसे बन गए जो कि कैसे हैं? रिलीजियस सिटीज बन गए, जो उसी के बेसिस पे हैं। जैसे वाराणसी को आप देख लीजिए, क्या है वहाँ मेन? तो यही, ठीक है। मथुरा देख लीजिए, है ना? तो ऐसे सिटीज जो क्या है, किस बेसिस पे डेवलप हुए? कि मान्यताओं, रीति रिवाजों के आधार पे इन शहर बन गए बड़े बड़े। समझ आ रही है बात? एग्जाम्पल में आज से कनेक्ट कर लेना इसको, ठीक है? सिटीज का भी एग्जाम्पल आप दे सकते हो इसमें डाल के। आज वर्तमान में भी बहुत सारे सिटीज डेवलप हो गए इसी परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए, है ना? प्रयागराज हुआ, आपका मथुरा हुआ, ठीक है, कांचीपुरम हो गया, काशी यानी कि वाराणसी हो गया। ये सब क्या है? कैसे धार्मिक स्थल ही तो है, धार्मिक नगरी तो है, बोले जाते हैं ना धार्मिक नगरी। अयोध्या हो गया, ठीक है। तो ये कैसे डेवलप हुए? उन्हीं परंपराओं को लेकर आज भी हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ आर्थिक जो इकोनॉमिक व्यवस्था है, यानी कि अर्थव्यवस्था है, वो तो बाय प्रोडक्ट हो गई, वो तो चली रही है उसके साथ, है कि नहीं? लोग जाएंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटी तो होगी ही, ऑब्वियसली, है ना? तो कहां से लेके आ रहे हैं हम लोग? बाकी स्विमिंग पूल का कॉन्सेप्ट भी हो सकता है किसी ने यहीं से चुराया हो। और क्या ले सकते हैं यहां पे? आज भी एक कल्चर हमारे यहाँ है, बताइए, कि कोई भी बड़ा समारोह होता है तो उसमें वीवीआईपी कल्चर जो है ना, वो आज भी बना हुआ है। आज भी रामलीला होता है तो रावण को मारने कौन जाते हैं? पीएम जाते हैं ना, होता है ना, दिल्ली में देखे होगे ओकेजन होता है। या कोई भी इस तरह का बड़ा फंक्शन होता है तो गांव में भी आप देखोगे तो कोई श्रेष्ठ जो व्यक्ति होता है वहाँ पे लिया जाता है उसको। या और भी जो जब भी कोई भी ओकेजन हो तो अक्सर हम लोग क्या बोलते हैं कि जो गणमान्य व्यक्ति हैं, यानी कि जो समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, जो एरिस्टोक्रेट लेवल के कुलीन तंत्र के लोग हैं, उनको हम प्रेफरेंस देते हैं कि नहीं आप आइए, सम्मान देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। तो हमारे कल्चर का एक भाग है कि हमारा ये कल्चर बन गया है कि हम अपने से श्रेष्ठ लोगों को सम्मान देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है? इससे क्या फायदा है आपको? इससे तो एक नेगेटिव कल्चर डेवलप हुआ, इनको यार बड़ा वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। नहीं, इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है? कि आप भी प्रेरित होइए वैसा बनने के लिए, आप भी मोटिवेट होइए कि हमें भी वैसा बनना है। अब बहुत जगह तो निगेटिव सेंस में भी लोग क्रिमिनल्स को भी वो कर दे रहे हैं, प्रमोट कर दे रहे हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी का कल्चर ये नहीं है। हमारी सोसाइटी का कल्चर ये है कि पर्सन कैसा भी हो, हम लोग उसके उस व्यक्तित्व को देखते हैं जो पॉजिटिव हो, ठीक है, जो अच्छा व्यक्तित्व हो, जो समाज में ईमानदार हो, ठीक है। अब जैसे जो पढ़ा लिखा हो, गांव के तरफ उसका रिस्पेक्ट ज़्यादा होता है, जो ईमानदारी से अपना काम करता हो। तो हमारे समाज में एक रोल मॉडल सिस्टम आज से नहीं, 4700 साल पहले से चला आ रहा है। कौन सा सिस्टम? रोल मॉडल सिस्टम, शॉर्ट में हम लिख सकते हैं उसको, ठीक है। और रोल मॉडल सिस्टम में आज भी आपसे पूछा जाता है, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है ये बात कि आपका रोल मॉडल कोई है? समझ आ रही है बात? क्यों पूछा जाता है? क्योंकि आप उसको देख करके आपको जज किया जाता है कि आप भी उसके तरह बनना चाहते हो, यानी कि वो क्वालिटीज आप कोशिश करते हो कि हमारे अंदर आ जाए। ये बात समझ आ रही है? तो ये आउटकम्स निकलते हैं छोटी छोटी चीज़ों से कि हम कैसे अपने को कनेक्ट कर सकते हैं और उस समय से आज को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। अभी हम केवल हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम केवल 6th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री जब बताएं तो उसमें तो और भी डायमेंशन आएंगे। समझ आ रही है बात? तो रोल मॉडल वाला एक चल गया आपके पास। दूसरा चीज ये है कि रिचुअल्स हमारे सोसाइटी के लिए आप बताइए जरूरी है कि नहीं है, या बेकार है ये सब ऐसे ही? हाँ, अच्छा है या बुरा है? मान्यताएं, रीति रिवाज जो हम लोग करते हैं, कई लोग कहते हैं कर्मकांड है, ये है, इसको छोड़ देना चाहिए, हम तो मॉडर्न हो गए हैं,
हमें इन सब चीज़ों की क्या ही ज़रूरत है, मिथ्स हैं, बहुत सारे थॉट्स हैं ना आपके सोसाइटी में, बहुत सारे तरह के थॉट्स हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या लेके इसको चलना चाहिए, या पुरानी चीज़ें छोड़ो, हटाओ इसको? जानते हैं पानी है, वाटर है, क्या ही है, H2O है, पता है हमें, डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होती है, सभी चीज़ों को अपने में घोल लेता है, ये किसी में घुलता नहीं है, सब कुछ तो साइंस पता है हमें। क्या लिए उसमें जाके नहाना और ये सब करना, घर में नहा लेंगे। मेरी बात कनेक्ट कर पा रहे हो आप लोग? तो इसे प्रमोट करना सही है या गलत? सब लोग बोले हो सही है। चलिए आप बताइए सही क्यों है। बताओ, ठीक है, कोई अपने मन से और कोई बताना चाहे? चलिए आप ही बताइए। वैल्यूज एक टर्म आपने यूज किया, 4th पेपर टॉपिक ही है, आ रहे हैं आप ही भी आएंगे, आप कहें परेशान, ठीक है, बहुत बढ़िया। और साइंटिफिक लॉजिक को नहीं, उसको रिलीजियस लॉजिक को कर दिया जाता है, जिससे कि हाँ एक ताकि अब हर आदमी को साइंस समझाना संभव नहीं होता है, ठीक। कौन से पैराग्राफ से निकल रही है? इथिक्स पढ़ी हो? नहीं ना, निकल रहा है कहाँ से? क्या चाहिए, बस यही से 4-5 पॉइंट चाहिए, कुछ इसके निगेटिव भी बता दो कि बीच में अभी बताएगी ये निगेटिव। हाँ बोलो। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, उसके कुछ निगेटिव एस्पेक्ट भी हैं। जैसे अभी आप देखो तो लोग हरिद्वार में और जगह नहाना के गंदा कर रखे हैं पूरा, उसमें फूल माला और डेड बॉडी फेंक देते हैं आस्था के नाम पे कि हमको स्वर्ग मिलेगा। तुम्हें मिला नहीं मिला, उसको तो बैक्टीरिया वायरस मिल गए, और वो घर में किसी के पहुंच गए तो फिर नुकसान करे। बहुत बढ़िया, ठीक है, दोनों एस्पेक्ट होते हैं, दोनों को नोट कर लीजिए, आपका आंसर कंप्लीट हो गया। आ रहा है समझ? लेकिन पढ़ते वक्त ये नहीं निकलता है। तो मैं वही कह रहा हूं कि धीरे 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 जब आपका नेचर बन जाएगा ये ना, एक दिन में तो होगा नहीं, थोड़ा टाइम दीजिए, 2-4-5 महीने, ठीक है। तो अब जैसे जैसे आप दोगे तो धीरे धीरे ये बातें अपने आप निकलने लगेंगी, और निकलने लगेंगी तो आपका पॉइंट डिफरेंट होता जाएगा। और मैंने बोला ना, एक पॉइंट भी अगर डिफरेंट हुआ, और आप उठा के देख लो पूरे मुखर्जी नगर या राजेंद्र नगर कहीं भी, ये रोल मॉडल वाला पॉइंट अगर किसी के नोट्स में मिल जाए तो बताना, कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये निकलता है, अपने अंदर से निकलता है। समझ आ रहा है? पता बहुतों को है लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाते उस चीज को। जानते हैं, देखा है, सब कुछ आपने देखा है ना, आप ही बता रहे हो ना, गांव में ऐसे होता है, सब कुछ होता है, लेकिन कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हम उसको। और यही तो यूपीएससी चाहती है कि आप कनेक्ट करना सीख जाओ और डायमेंशन पे सोचना सीख जाओ। मुझे 6th क्लास की एनसीईआरटी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा पूरा इंटरेस्ट किस में है? मेरे ऑफिसर में है, ठीक है, कि जब वो बोले तो कोई सवाल नहीं रहना चाहिए। समझ आ रही है बात? तो आप जब बोलोगे तो उसका एक वेट होता है, न्यूज़पेपर में निकलता है, उससे बहुत सारे बच्चे रोल मॉडल मानेंगे आपको। तो यही रोल मॉडल बनोगे कि खुद ही नहीं समझ में आएगा तो क्या ही रोल मॉडल बनोगे? समझ आ रही है बात? तो आगे फिर चर्चा करेंगे। आधे घंटे एक्स्ट्रा लेने के लिए क्षमा चाहते हैं। उस दिन मैंने एक केस स्टडी दी थी, उसके बारे में उसका आंसर कौन देगा? केस स्टडी में सिचुएशन ये थी कि एक इंटरव्यू है आपका बहुत इम्पोर्टेंट, और
आपके पास टिकट नहीं है, रिसेंटली आपको पता चला है बहुत जल्दी, तो आप भागे भागे जाते हो और ट्रेन जो है जा रही है, अब छूटने ही वाली है ट्रेन, वहाँ टीटी गेट पे खड़ा हुआ है और आपको अंदर जाना है और वो कह रहा है हम आने देंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि आपके पास टिकट नहीं है और इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद कोई ट्रेन है नहीं, तो आप क्या करोगे? आप डिटेल मत बताइए, आप क्या करोगे बस ये बता दो। टीटी तो खड़ा, घुसने ही नहीं दे रहा गेट पे, गेट पे खड़ा है वो, घुसने नहीं कह रहा, नो नो हटो हटो। और अब ये सिचुएशन है, धीरे धीरे ट्रेन अब चलने भी लगी है, आप बात कन्वर्सेशन कर रहे थे तब तक अब ट्रेन चलनी शुरू भी हो गई, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे? सर आप या तो क्वेश्चन ही बना लो या एग्जामिनर बन जाओ, जब आपको हम सिचुएशन दे रहे हैं तो उस पर जवाब दीजिए, आप क्या करोगे, दैट्स इट। अब जाके रेलवे का रूल तो समझाओगे नहीं, समझा लेना आयोग को, वो कह देगा जाइए भाई साहब बाहर बहुत लोग हैं, समझा लीजिए उन्हें। आपको जो सिचुएशन दी गई उस पर आंसर दीजिए बस, उससे आपको रेलवे का रूल नहीं बताना है, वो आपको जज करेंगे उस पर, तो आपकी पर्सनालिटी को जज करना है, तो सिचुएशन के हिसाब से आंसर चाहिए हमें बस। फिर आप प्रश्न पूछ रहे हैं, मैंने सिचुएशन बता दी, तो एक बार फिर पूछिए कि सर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, एक बार फिर समझा दीजिए। आयोग से भी आप ऐसे ही बोलिएगा, मैं अपने से नहीं कह रहा हूँ, वहाँ की बात मैं बता रहा हूँ। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप बोलिएगा क्षमा कीजिए सर मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया, एक बार पुनः समझा दें। अब उनसे पूछे रहे सर ऑप्शन नहीं है, बस नहीं था सर, ओला नहीं था क्या वहाँ पे, ऐसे नहीं, ठीक है। सिचुएशन ये है कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है, रिसेंटली आपको पता चला है टिकट आप ले नहीं पाए हो, ट्रेन के एक ट्रेन जो है वो जाने वाली है आपके डेस्टिनेशन पे, और अब टीटी वहीं गेट पे खड़ा है, आपको एंट्री करने दे ही नहीं रहा, कह रहा नहीं विदाउट टिकट हम अलाउ नहीं करेंगे आपको किसी भी सिचुएशन में, कुछ भी कर लीजिए, ठीक है। और ट्रेन अब धीरे धीरे चलने, ऐसी बहसबाजी में अब ट्रेन धीरे धीरे आगे भी बढ़ने लगी है, ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे, दैट्स इट, ठीक है। अब आगे और आप बताइए सर, आपको तो बता दिए थे, आप बताइए। नेक्स्ट, अच्छा इस डोर से उस डोर से घुस जाओगे, ठीक है। हाँ आप जी, वो तो कर ही रहे हैं, अब ट्रेन अब चलने भी लगी है धीरे धीरे, वो कह रहा नहीं मैं मानूंगा ही नहीं, दैट्स इट। तुम इसका जवाब दे दोगी, मुझे लगता है तुम्हारा एटीट्यूड वही है, बोलो। नहीं सर, अगर ट्रेन जा रही है और टिकट भी नहीं है तो रूल को वायलेट तो नहीं करेंगे, जाने देंगे, पैनिक नहीं होगी सिचुएशन से। फिर सर जाएंगे सहायता केंद्र के पास, भाई अगली जो ट्रेन है वो कब की है? तो इंटरव्यू तो खत्म आपका, नहीं सर ऐसे क्यों? यही सिचुएशन है कि यही ट्रेन है, इसके बाद हमने पहले ही बोल दिया ट्रेन नहीं है दूसरी, ट्रेन नहीं, हाँ सर स्टेशन कहाँ, अगले स्टेशन पर रुकने वाली है वो भी तो नहीं, वो आपके डेस्टिनेशन पे जा ही रही है, वो तो मैंने बता ही दिया, आपके गंतव्य पे जा रही है वो। पर ट्रेन कहीं आगे भी तो रुकेगी किसी और स्टेशन पे भी तो। नहीं आप क्या करोगे ये बताओ ना, ट्रेन का क्या होना है क्या नहीं होना, छोड़ो उसको, सर मैं रूल को तो नहीं तोड़ूंगी, रूल नहीं तोड़ोगे, इंटरव्यू छोड़ दोगे, मैं कोई और पॉसिबल वे देखूंगी, बाय रोड जैसे हाँ बाई रोड से ले जाओगे, बढ़िया ऑप्शन है, ठीक है, लेकिन रूल आप नहीं तोड़ोगे, ठीक है। बता दिया क्या, बता दिया क्या, अपने मन से बताइए, बहुत बढ़िया, यही करना है आपका। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव, आप लोग आपके पास प्रॉब्लम आया तो विकल्प तलाशोगे आप, रहने दो आप अधिकारी बनने को। सिचुएशन आपको दी गई है कि एक प्रॉब्लम आई है और ये यूपीएससी के प्रीलिम्स में 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दूसरे तरीके से, कि एक नाव वाला है, ठीक है, और
बाढ़ में लोग फंसे हुए हैं और वो मनमानी पैसे मांग रहा है, कह रहा है कि इतना पैसा दो नहीं तो हम जाएंगे ही नहीं, और वही एक नाव वाला है, क्या करोगे? और उधर बाढ़ में फंसे हुए हैं लोग, कुछ भी हो सकता है थोड़ी देर में। तो आप विकल्प तलाशेंगी, आप भी जाएंगी दूसरा नाव बनवाएंगी, है ना? पावर तो दिया नहीं है गवर्नमेंट ने आपको कुछ। यहां पे अपना वो वाला एटीट्यूड करना है, पुश करो और घुसो अंदर, ठीक है? फाइन ही लोगे ना, और क्या करोगे? फाइन देके चले जाएंगे। अपने टारगेट से इधर उधर नहीं होना है। और यहां पे आपको शक्ति करने का भी गवर्नमेंट पावर देती है। हर आदमी प्यार से नहीं मानता। रामचंद्र जी वाला याद है ना? जलधि न माने, क्या बोलते हैं, विनय न माने जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप बस, भयभीन होत न प्रीत। 3 दिन समुद्र का प्रार्थना किया था ना, और जब लेके उठे बाण की सुखा देंगे, आ गया त्राहिमाम प्रभु। तो ये एटीट्यूड भी आप में होना चाहिए। पावर दिया गया है तो उसका इस्तेमाल भी आपको करने आना चाहिए। आपको पता है कि बहुत सारी सिचुएशन में सीवियर कंडीशन हो जाती है, जब राइट्स इतने ज़्यादा वायलेट हो जाते हैं कि वहाँ पे गोली चलाने का आदेश भी देना पड़ता है। वो कौन देगा? आप मजिस्ट्रेट ही, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही देता है ना, एसपी के पास पावर नहीं होती है। तो आप हमेशा रोते रहोगे तो पता चला बहुत लॉस हो जाएगा। समझ आ रही है? तो हर समय विकल्प नहीं देखा जाता। उसमें भी क्वेश्चन में था कि नाव वाले को आप डराएंगे कि अगर तुमने ठीक से काम नहीं किया तो इस समय तुमको बंद कर दिया जाएगा उठा के, तो डर के मारे करेगा ना, है ना? तो ये बात होती है। तो हमेशा अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एटीट्यूड को निखारने की कोशिश कीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। टेंशन मत लिया करिए कि मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। टाइम है, ठीक है? धीरे धीरे एटीट्यूड जब बनना शुरू हो जाएगा, आपका टाइम भी कम होना शुरू हो जाएगा। और 4th पेपर तो वैसे ही तैयार हो रहा है साथ में आपका। यही सब तो टॉपिक है, मॉरल है, वैल्यूज़ है, एटीट्यूड है, एप्टीट्यूड है, यही तो है 4th पेपर में। केस स्टडी है, यही तो है। और रोज़ तो हम एक करा ही देते हैं ऐसे। 4th पेपर पढ़ोगे बहुत इजी फील होगा, अच्छे आउटकम उसमें लिख सकते हो आप लोग। ठीक, थैंक यू फॉर टुडे।